रूबियो का धन्यवाद किया। क्वाड वैश्विक भलाई के लिए एक ताकत बना रहेगा। सफल मेजबानी करने के लिए मार्को रूबियो का शुक्रिया। भागीदारी के लिए विदेश मंत्रियों वोंग और ताकेशी को भी धन्यवाद किया गया है। तो इस बैठक के बाद सभी का शुक्रिया किया गया और साथ ही साथ बता दें कि इस बैठक के महत्वपूर्ण पहलुओं को, महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी जनता के समक्ष, पूरी दुनिया के समक्ष जो है वो रखा गया है। क्वाड बैठक के बाद क्या कुछ और कहा एस जयशंकर ने। वॉशिंगटन डीसी में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल हुए थे। मेजबानी करने के लिए मार्को रूबियो का आभार जताया। बैठक के बाद बैठक में हिस्सा लेने के लिए पेनी वोंग और ताकेशी इवाया का भी शुक्रिया अदा किया। ट्रंप प्रशासन के शपथ ग्रहण के तुरंत बाद क्वाड बैठक होना काफी महत्वपूर्ण रहा। स्वतंत्र, खुले, स्थिर समुद्र, इंडो पैसिफिक पर व्यापक चर्चा की गई है। इसमें आपसी सहयोग मजबूत करने, बड़ा सोचने, एजेंडे के विकास पर सहमति बनाने को लेकर बात हुई। आज की अनिश्चित अस्थिर दुनिया में वैश्विक भलाई का क्वाड का संदेश देखा गया। जिस तरीके से एक साथ आकर संदेश दिया गया, एक साथ आकर बयान जो दिया गया, उसके बाद कड़ा संदेश ये देखा गया, स्वतंत्र, खुले, स्थिर, और ऐसे में तमाम उन पहलुओं पर चर्चा की गई। और साथ ही साथ यहाँ पर कड़ा संदेश देते हुए ये भी कह दिया कि कोई भी जोर जबरदस्ती अब जो है वो स्वीकार नहीं की जाएगी। आखिरकार इस बैठक का मकसद क्या था वो अब आपको बताते हैं। इंडो पैसिफिक के इलाके में सुरक्षा और स्थिरता लाना मकसद रहा। समुद्री सुरक्षा को बनाए रखने का काम करता रहा है। क्वाड आपस में नौसेना युद्धाभ्यास करते हैं। क्वाड देश क्लाइमेट चेंज की समस्या पर भी काम करता रहता है। क्लाइमेट चेंज पर आपस में रणनीति भी बनाई जाती है, आपस में टेक्नोलॉजी भी शेयर करते हैं। और ऐसे में ये जो तमाम मुद्दे हैं, इन पर भी चर्चा जो है वो लगातार होती रहती है। और ऐसे में इन्हीं मुद्दों को लेकर जिस तरीके से हिफाजत अपने देशों की करनी है और समुद्री इलाकों में जो हिफाजत करनी है, उसको लेकर यहाँ पर जो बातें कही गई हैं, जो चर्चा हुई है, जो रणनीति बनाई गई है, वो रणनीति अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ऐसे में अब ये भी देखा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ ले ली है, जो कि लगातार कड़े कदम उठाते हैं। और ऐसे में अब उनके और क्या कुछ कड़े कदम देखे जाएंगे चीन के खिलाफ और अपने सहयोगी देशों को आगे लेकर बढ़ने में, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल आपको ये भी बता दें हम कि क्वाड की अहमियत आखिरकार क्या है। क्वाड बैठक में हिस्सा लेने भारत आ सकते हैं। ट्रंप और अमेरिकी राष्ट्रपति के भारत आने की उम्मीद जताई जा रही है। भारत में इसी साल क्वाड देशों की बैठक होगी। भारत क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। इसी साल अब जो अगली बैठक होगी क्वाड की, वो भारत में होगी। भारत इसकी मेजबानी करेगा। और ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप इस बैठक में शामिल होने के लिए भारत आ सकते हैं। उससे पहले जिस तरीके से इस बैठक में एस जयशंकर ने तमाम मुद्दे रखे, उसके बाद जो एक बयान इकट्ठा होकर सामने रखा गया, उससे भारत की कूटनीति भी देखी जा सकती है। सबसे महत्वपूर्ण ये भी रहा कि जब डोनाल्ड ट्रंप का शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था, उस वक्त एस जयशंकर को सबसे पहली पंक्ति में बिठाया गया था। उससे भी काफ़ी बड़ा संदेश जो है दुनिया को मिला था भारत की कूटनीति को लेकर, भारत की मजबूती को लेकर। चलिए बात करेंगे अब। हमारे साथ हमारे खास मेहमान लगातार बने हुए हैं, चर्चा लगातार जारी है। और अब एक बार फिर से रुक करेंगे रघुवीर गोयल सर, आपका रुक करना चाहेंगे। गोयल सर, जिस तरीके से अब भारत मेजबानी करेगा और ऐसे में तैयारियां जो है उसकी की जाएंगे, डोनाल्ड ट्रंप के आने की संभावना है, भारत की कूटनीति जो है वो लगातार देखी जा रही है। जिस तरीके से यहाँ पर एस जयशंकर को शपथ ग्रहण समारोह में पहली पंक्ति में जगह मिली, वो एक बड़ा संदेश था पूरी दुनिया के लिए। उसके बाद इस बैठक से जो संदेश दिया गया वो भारत की मजबूती को दर्शाता है। और अब जब भारत मेजबानी करेगा इस बैठक की और उसमें डोनाल्ड ट्रंप के आने की संभावना है। हाँ जी, ट्रंप साहब ने, राष्ट्रपति ट्रंप जी ने कहा था एक बार कि वो क्वाड में भारत जाएंगे। और उसके अलावा उन्होंने आज चीन को भी वार्निंग दी है। वो वार्निंग इतनी सख्त थी कि वो चीन जाएंगे या नहीं जाएंगे, क्योंकि उन्होंने कहा अमेरिकन, मतलब उन्होंने बोला हम मरे, हमारा पैसा गया और पनामा कनाल को चीन ले गया और चीन यूज कर रहा है और चीन हमारे ऊपर टैक्स लगा रहा है। और उन्होंने पूरी वार्निंग दे दी कि हम पनामा कनाल को चीन से ले लेंगे। और उसके बाद फिर जो मीटिंग हुई हमारे अपने हमारे जो विदेश मंत्री हैं जयशंकर जी और विदेश मंत्री जो यहाँ अमेरिका के हैं मार्को रूबियो जी से, उनमें जो मुद्दे उन्होंने उठाए, मुद्दे जो डिस्कस किए, उनमें ये था पीपल टू पीपल
जो हमारी नीति है और डिप्लोमेटिक नीति है और मिलिट्री टू मिलिट्री। और फिर उन्होंने ये भी कहा इकोनॉमिक टाइज जो है बहुत इम्पोर्टेंट है इन भारत और अमेरिका के बीच में। मार्को रूबियो ने कहा कि हम भारत के साथ बिल्कुल ओपन हैं, और उसके अलावा उन्होंने सारे के सारे मुद्दे डिस्कस किए इंडिया के साथ, जो कि आईटी है और सिक्योरिटी है और जो रीजनल सिक्योरिटी अमंग अदर जो डिस्कस किए उनके साथ। और वो हमारे जो जयशंकर जी, वो बहुत ही खुश हुए उनसे मिलके, क्योंकि उनकी ये एक्चुअली पहली मीटिंग थी। ऑफ कोर्स पहले मंत्री हुए वो, जो कि डोनाल्ड ट्रंप के जो विदेश मंत्री बने मार्को रूबियो, जो पहले सेनेटर थे फ्लोरिडा से। और ये मीटिंग जो है बहुत ही अहम है, और नॉट ओनली चीन बट पाकिस्तान, और सारी चर्चा चल चुकी है वहाँ पे कि पाकिस्तान का अब क्या होगा। उन्होंने सोचा था कि पाकिस्तान के लिए, जो ट्रंप जी ने ये कहा था एक बार कि इमरान खान हमारा दोस्त है, मतलब उनका ये था कि इमरान खान को आप छोड़ दो। और अब ये डिपेंड करेगा कि पाकिस्तान जो है वो रन करता है पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तानी सरकार तो पाकिस्तान को रन नहीं करती, उनकी मिलिट्री रन करती है। उसके अलावा जो उसका इशू है जो बांग्लादेश का, बिना अमेरिका की मिलिट्री के बिना वो जो मुद्दा है, जो अफगानिस्तान का हो या फिर वो बांग्लादेश का हो या पाकिस्तान का हो, उसके बिना ये इशू जो है सॉल्व नहीं हो सकता। क्योंकि पाकिस्तान को भी मिलिट्री रूल कर रही हैं, और बेसिकली जो बांग्लादेश है उसको भी मिलिट्री रूल कर रही है, और फिर अफगानिस्तान में भी उन्होंने वार्निंग दे दी थी अफगानिस्तान को भी। तो ये सारा जो रीजनल है, जो अमेरिका के लिए भारत जो है पहले भी बहुत अहम था। बाइडेन के वक्त में जब भारत ने वो जहाज़ खरीदे थे, और बाइडेन साहब ने अपने नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद किया था, क्योंकि यहाँ पे 1 लाख से ज़्यादा यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिली अमेरिकन को। उसी तरह से अभी भी जो जो मंत्री आएंगे, विदेश मंत्री तो नए आ चुके हैं, पर जो यहाँ के जो मिलिट्री के हैं, जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, वो जो आएंगे, तो वो भी उनका भी मकसद यही होगा कि आगे जो रिश्ते हैं जो हमें पहले बोला गया था, बिल्कुल। जो के बहुत आगे जाके बढ़ेंगे भारत के साथ रिश्ते, जो है चाइना को सबक सिखाने के लिए, या चाइना को ये बताने के लिए कि हम वहाँ पे खड़े हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, आएंगे आपके पास। आलोक मेहता सर का रुख करना चाहेंगे। आलोक मेहता सर, कड़ा संदेश तो दे दिया गया है। इसी के साथ अगर बात की जाए तो और भी यहाँ पर जब विदेश मंत्री एस जयशंकर अमेरिका में रहे तो उस वक्त काफी सारी मीटिंग, काफी सारी बैठकें उनकी हुई हैं और कई सारे संदेश दिए हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे जिस तरीके से ट्रंप प्रशासन की इच्छा पर, भारत के साथ काम करने पर, इस पर भी जोर दिया गया था जब अलग से बैठक हुई, अलग से मीटिंग्स हुई, और उसमें ये भी कई मुद्दे रहे भारत और अमेरिका को लेकर, उन पर भी जोर दिया गया है। ऐसे में एक कड़ा स्टैंड जो है वो भी भारत का देखा जाएगा, चीन के लिए भी देखा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जरूर जिस तरीके से भारत आगे बढ़ रहा है, जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप के पूरे प्रशासन के साथ यहाँ पर नजदीकियां बढ़ रही हैं, जो मुद्दों पर चर्चा हो रही है, उससे कड़ा संदेश चीन को भी जा रहा है। न केवल क्वाड से बल्कि इन मीटिंग से भी कड़ा संदेश जा रहा है। बिल्कुल, आपने ठीक कहा पिंकी। क्योंकि देखिए, विदेश मंत्री पहले विदेश सचिव भी रहे हैं, अमेरिका में भी वो राजदूत रह चुके हैं। इस दृष्टि से उनका वहाँ की राजनीति को और विश्व की राजनीति पर प्रधानमंत्री मोदी के एक तरह से प्रतिनिधि के रूप में उन्होंने न केवल शपथ ग्रहण में हिस्सा लिया, बल्कि इन जो नेताओं से उनकी जो चर्चा हुई है उसके एक दूरगामी असर होगा। जैसा अभी अपने अतिथि भी कह रहे थे, सुरक्षा की दृष्टि से अमेरिका को अब भारत की अधिक आवश्यकता है चीन को काउंटर करने के लिए, चाहे वो हमारे समुद्री क्षेत्र से हो, वायु क्षेत्र से हो, व्यापार के क्षेत्र से हो। और इस दृष्टि से एस जयशंकर जी की जो ये मुलाकातें हैं और जिसमें आगे जो संबंध बढ़ाना चाहते हैं, ये तो सही है। जो व्यक्तिगत रूप से भी आप देखें कि ट्रंप के जितना अच्छा संवाद है, यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आए थे 2014 में, उन्होंने अपने जब लोगों से बात किया, उसमें जयशंकर जब विदेश सचिव भी रहे, क्या हम अमेरिका के साथ जो अभी तक पहले नहीं हुआ, तब बराक ओबामा थे, ऐसा नहीं है कि ट्रंप तब आए थे, लेकिन तब उन्होंने कहा कि एक ही बात हुई है, कभी गणतंत्र दिवस पर नहीं आए। और ये जयशंकर की सफलता थी कि उसके बाद पहली बार अमेरिका का राष्ट्रपति पिछले 70-75 साल में पहली बार भारत आया गणतंत्र दिवस पर। वो पाकिस्तान को एक संदेश है, क्योंकि उसमें हमारा सैन्य शक्ति प्रदर्शन होता है। तो आज भारत सुरक्षा की दृष्टि से जितना आगे है,
दुनिया को मैसेज देना चाहते हैं कि शांति के साथ सुरक्षा में भी भारत अग्रणी भूमिका निभा सकता है। परमाणु शक्ति से निपटना मतलब उसको नियंत्रित करना हो, क्योंकि यदि आपके पास परमाणु शक्ति है तो दूसरा भी उसका उपयोग नहीं करेगा। भारत तो यही नीति अपनाता है और इसीलिए अभी भी मैं कहूंगा सैन्य की दृष्टि से और आर्थिक दृष्टि से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप आर्थिक संबंधों पर अधिक जोर दे रहे हैं। आप देखिए दुनिया में ट्रेड के जरिए रिलेशन होता है। यदि हमारे यहाँ जो फैक्ट्रियां यदि अमेरिका की है या रूस की होगी या किसी भी देश की, तो वो आकर उस पर बम नहीं गिरा सकता। किसी भी देश पर जहां पर उस तरह के ऐसे संबंध होते हैं जहां उसका खुद का ही काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट हो, इस दृष्टि से ट्रंप इज ए वेरी गुड बिजनेसमैन। दुनिया के सबसे बड़े संपन्न, इतिहास में आप देखेंगे पिछले सालों में जहां तक मैं याद करता हूं, कोई इतना संपन्न राष्ट्रपति नहीं हुआ, अरबपति राष्ट्रपति नहीं हुआ न दुनिया के किसी देश में नहीं है। ऐसी स्थिति में वो बिजनेस पर उनकी प्राथमिकता है। उनके भाषण में चेतावनी होती है बिजनेस के लिए। तो मैंने चाहे वो पनामा की बात करें, मैक्सिको की बात करें, चाहे कनाडा की बात करें, और हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि खालिस्तानी और आतंकवाद जो हमारे विरुद्ध जिस तरह से चलता रहा है, पाकिस्तान प्रेरित या कनाडा प्रेरित, उन दोनों देशों को नियंत्रित करने में अमेरिका की भूमिका हो। जब वो शांति के लिए क्वाड के जरिए समर्थन चाहते हैं या भारत के साथ आर्थिक और सुरक्षा के संबंध चाहते हैं, तो उन्हें उन गतिविधियों को रोकना होगा किसी भी कीमत। और ट्रंप ऐसे ही व्यक्ति हैं जो रोनाल्ड रेगन के बाद जिस तरह के आए हैं, मैं याद है मुझे 85 में मैं खुद भी वहां था, और रोनाल्ड रेगन वाली नीति और ट्रंप की नीति उससे कई गुना ज्यादा आगे है। और ऐसे ही भारत की नीति नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 75 वर्षों में जो नहीं हुआ वो करके दिखाने की दुनिया को इस समय कोशिश है। और जयशंकर भी विदेश मामलों में महत्वपूर्ण भूमिका हमारे प्रतिनिधि के रूप में निभा रहे हैं। ठीक है आलोक सर, आएंगे आपके पास। फिलहाल एक और बड़ा अपडेट है, उस पर भी नजर डालते हैं, उसके बाद चर्चा जारी रखेंगे। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भी चीन को चेतावनी दी है, समुद्री क्षेत्र में एकतरफा कार्रवाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी और ऐसे में चीन की कोई भी एकतरफा कार्रवाई अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसी के साथ साथ उन्होंने कड़ा रुख इस पर भी रख दिया है। बलपूर्वक या फिर जबरदस्ती के दिन अब जा चुके हैं। अमेरिका की तरफ से ये कहा गया है कि बलपूर्वक या फिर जबरदस्ती के दिन अब जा चुके हैं। जिस तरीके से दखल अंदाजी हमेशा देखी गई चीन की, और ऐसे में जो जबरदस्ती जो दखल रहा है उसको लेकर अब ये कड़ा संदेश दे दिया गया है अमेरिका की तरफ से। संजीत सर, आपसे जानना चाहेंगे, अमेरिका ने भी दो टुक कह दिया है कि अब वो दिन बीत गए हैं जब बलपूर्वक या फिर जबरदस्ती कोई चीज की जाए या दखल अंदाजी कोई हुआ, वो दिन जो है वो बीत चुके हैं। जी बिल्कुल आपने सही कहा है, दखल अंदाजी और जो एग्रेसिवनेस है उसके दिन बीत चुके हैं। ये एक अच्छी चेतावनी है, लेकिन ये चेतावनी इतनी बड़ी चेतावनी है कि इसको अमल करना भी थोड़ा डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन के लिए थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि बोलना और उस चीज़ को करने में काफ़ी फर्क है। क्योंकि अमेरिका को ये पता है कि अगर आने वाले समय में कोई अमेरिका को थ्रेटन कर सकता है या अमेरिका के साथ compete कर सकता है तो वो रशिया नहीं है, अब चाइना है। तो चाइना को बार बार ये संकेत देना और बार बार उस चाइना को थ्रेट करना कि अब ये जो है दिन चले गए हैं जब आप एग्रेसिव नीति करेंगे, ये भी मेरे को लगता है कि वो डोनाल्ड ट्रंप साहब थोड़ा ज़्यादा प्लस साइड में कर रहे हैं। उतनी उस लेवल पे, डिप्लोमेटिक लेवल पे इतनी हार्श जो लैंग्वेज है वो मेरा ख्याल से नहीं करनी चाहिए। और दूसरा सवाल ये, क्योंकि थ्रेट जरूर है चाइना से, उसका मतलब आप कॉर्ड करो, बाकी जो आप अपने अलाइनमेंट सही करो, तो उसके लिए वो सही कदम उठा रहे हैं। और उनको पता है, जैसे आलोक सर ने भी अभी कहा है कि भारत को अमेरिका की इतनी जरूरत नहीं है जितनी अमेरिका को भारत की जरूरत है। तो ये जो बार बार जो चाहे डोनाल्ड ट्रंप हो चाहे जो बाइडन हो, आने वाले जो भी राष्ट्रपति होंगे वो हमेशा प्रो इंडिया रहेंगे, क्योंकि उनको पता है कि अकेले वो चाइना से मुकाबला किसी भी चीज में नहीं कर सकते। अगर चाइना को काउंटर करना है, बैलेंस करना है, तो उसके लिए भारत से बढ़िया ऑप्शन उनके पास नहीं है, क्योंकि साउथ ईस्ट एशिया या पैसिफिक ओशन में या इंडो पैसिफिक में भारत ही एक ऐसा देश है जो चीन के साथ कुछ मुकाबला कर सकता है। तो ये जो नीतियां हैं ये बिल्कुल सही हैं, लेकिन जैसे मैंने पहले कहा, इतनी जो एग्रेसिव लैंग्वेज उस लेवल पे, डिप्लोमेटिक लेवल पे नहीं बोलनी चाहिए। उससे आप और जो है अपने, जिसको आप अपना दुश्मन या एडवर्सरी मानते हो, उसको और उकसा रहे हो। पिंकी जी।
सर, आपको ये लगता है कि क्या वाकई में इस तरीके से बयान के बाद चीन उकस जाएगा? क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर एक साथ मिलकर जो कड़ा रुख अख्तियार किया गया है, जिस तरीके से यहाँ पर एक बड़ा संदेश दिया गया है कि अब जो रणनीति है इन देशों की ओर मजबूत होती जा रही है, और ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद तो चीन की चिंता वैसे ही बढ़ी हुई है। साथ ही साथ भारत जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, जो कूटनीति भारत अपना रहा है, उसको लेकर भी चीन जो है वो अक्सर ही चिंतित नजर आया है। ऐसे में उकसाने वाली जो चीज है, कहीं ना कहीं लगता है कि नहीं, ये शायद एक कदम पीछे करने का वक्त अब चीन का है और ना कि इससे उकसाया जा सके। फिलहाल आखिरकार चीन क्वाड से क्यों चिढ़ता है, इस पर हम चर्चा करेंगे और इसको लेकर महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के लिए कि आखिर क्वाड से चीन इतना चिढ़ता क्यों है। कई मौकों पर क्वाड को एशियाई नाटो कह चुका है, सुपर पावर बनने के रास्ते में रोड़ा अटकाने वाला मानता है चीन, और ऐसे में क्वाड के मकसद को अपने हित के खिलाफ मानता है। जाहिर सी बात है, रणनीति जिस तरीके से बनती है तो अपने हित के खिलाफ मानेगा ही चीन, और भारत अन्य महाशक्तियों से मिलकर खतरा बन सकता है चीन के लिए। भारत अमेरिका की रणनीतिक साझेदारी बढ़ने से भी चीन को घबराहट होती है। और ऐसे में संजीत सर, आप ही के पास एक बार फिर से आना चाहूंगी, क्योंकि ऐसे बहुत दफा देखा गया है जब चीन को जो है खासी दिक्कत होती है क्वाड से, और ऐसे में जब बैठकें होती है तो जरूर उसकी निगाहें रहती हैं और ऐसे में काफी बौखलाहट भी उसकी देखी जाती है। भारत अमेरिका की रणनीतिक साझेदारी से भी अब चीन की घबराहट कहीं ना कहीं बढ़ने लगी है। बिल्कुल पिंकी जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो आप कह रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त है। जब भी भारत और अमेरिका किसी भी फोरम पे, किसी भी प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे दिखते हैं तो चाइना को साफ इंडिकेशन मिलती है कि ये जो है मेरे खिलाफ है। और इसमें कोई दो राय नहीं है भी। अमेरिका जब भी इंडिया के साथ हाथ बढ़ाता है किसी भी, चाहे वो डिफेंस में हो, चाहे वो क्वाड में हो, चाहे वो G20 जो हुआ था अभी 2023 में, उसमें जो है भारत को किस तरीके से जो बाइडेन साहब ने बढ़ाया दिया, तो उसमें जो है चीन को ये लगता है कि ये जितनी भी पॉलिसी, जितने ये टैक्टिक्स जो यूज की जा रही है वो चीन के खिलाफ की जा रही है। लेकिन मैं एक चीज बताता हूं, जैसे मैंने कहा था, उकसाने का मतलब ये है कि अगर चीन इतना पीछे हट रहा होता और इतना अमेरिका से डर रहा होता, तो जब डोनाल्ड ट्रंप साहब ने उनको इनवाइट किया था अपनी ओथ सेरेमनी के लिए, तो चीन के प्रेसिडेंट को, शी जिनपिंग को, तो उनको आना चाहिए था, वो नहीं आए। तो ऐसा है नहीं है कि चीन जो है डोनाल्ड ट्रंप के आने से घबरा रहा है। चीन एक बहुत पावरफुल कंट्री है। चीन की जो है जीडीपी जो है बहुत तेजी से बढ़ रही है, उनकी जो ग्रोथ रेट तो तेजी से बढ़ रही है। और जिस तरीके से चीन ने रशिया का साथ दिया है, तो चीन और रशिया का भी एक तरीके से देखा जाए तो उनका भी आपस में अलाइनमेंट है। तो ये कहना कि जी चीन अब घबरा गया है, चीन जो है घबराहट हो गई है, बौखला गया है, ठीक मेरा है ख्याल वो थोड़ा ज्यादा। संजीत सर, आएंगे आपके पास और चर्चा हम जारी रखेंगे। फिलहाल हमें रुक करना होगा दिल्ली का, जहां से इस वक्त आतिशी कुछ कह रही हैं, सुन लेते हैं उन्हें। 11039678 फोन नंबर से रमेश बिधूड़ी जी ने दीपा जी को कहा कि तुम पहले भारतीय जनता पार्टी में होती थी कई साल पहले, तो वापस आ जाओ। जब उन्होंने मना किया और कहा कि हम तो अब आम आदमी पार्टी में हैं, आतिशी जी के साथ हैं, तो बिधूड़ी जी ने कहा ये आतंकवादियों की पार्टी है, 8 तारीख के बाद आतिशी जेल जाएगी, उसको अंदर करवाऊंगा, और साथ में तू मेरे साथ बाहर नहीं निकली तो तुझे भी अंदर करवाऊंगा 8 तारीख के बाद। ये रमेश बिधूड़ी जी ने खुद फोन करके आम आदमी पार्टी की एक महिला कार्यकर्ता को धमकी दी। 19 तारीख को ही गोविंदपुरी गली नंबर 5 में हमारे एक कार्यकर्ता का रिश्तेदार अंकित गुप्ता दिल्ली के बाहर से आया हुआ था, डोर टू डोर प्रचार कर रहा था। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उसका पटका छीना, उसको थप्पड़ मारा और जो पर्चे उसके हाथ में थे उनको जला दिया। 20 जनवरी कल नवजीवन कैंप के F ब्लॉक में 2 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी की टीम, कई बच्चों को उन्होंने लगाया हुआ था स्टिकर्स चिपकाने के लिए, पोस्टर चिपकाने के लिए। जब हमारी एक कार्यकर्ता विजेता कुमारी जी ने इस पे ऑब्जेक्शन किया, तो वहीं पर खड़े होके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आम आदमी पार्टी की महिला कार्यकर्ता से गाली गलौज करी। कल ये भी 20 तारीख को
1 नंबर गली गोविंदपुरी में, और इसकी कल मैंने शिकायत भी करी इलेक्शन कमीशंस के ऑफिसर से, मनीष बिधूड़ी जी जो कहते हैं कि वो रमेश बिधूड़ी जी के भतीजे हैं, इन्होंने हमारे कार्यकर्ताओं के साथ गाली गलौज किया और कहा घर बैठ जाओ वरना हाथ पैर तोड़ देंगे। 21 तारीख को गिरिनगर में मानव कल्याण कैंप के सामने फिर से इन राजीव भाटी जी ने हमारे एक कार्यकर्ता रोशन चौहान जी को रोका, उनको कहा कि भारतीय जनता पार्टी में आ जाओ। फिर उनको कहा कि रमेश बिधूड़ी जी आपसे फोन पे बात करना चाहते हैं। राजीव भाटी जी ने अपने फोन से रमेश बिधूड़ी जी को फोन लगाया, रोशन चौहान जी से बात करवाई। रमेश बिधूड़ी जी ने उन्हें बोला कि बहुत प्रचार कर रहे हो, बहुत फुर्ती आ गई है तुम्हारे अंदर। कहा कि भारतीय जनता पार्टी में तुम पहले थे, वापस आ जाओ। अमेरिका में दुनिया ने भारत की ताकत देखी। अमेरिकी विदेश मंत्री के साथ जयशंकर की बैठक हुई। बैठक से भी कड़ा संदेश निकला। बैठक के बाद एस जयशंकर ने पोस्ट भी किया और कहा कि हमने व्यापक द्विपक्षीय साझेदारी की समीक्षा की। कई क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। रणनीतिक सहयोग को आगे बढ़ाने पर भी चर्चा इस दौरान की गई। यूएस के नए विदेश मंत्री और जयशंकर की पहली द्विपक्षीय बैठक ये रही। पहली द्विपक्षीय बैठक में मिलकर बेहद खुशी हुई और खुशी भी जाहिर की। कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी चर्चा की और चर्चा यहाँ पर भी हम लगातार जारी रखेंगे। और अब रुख करना चाहेंगे हमारे खास मेहमान जेके बंसल जी का। बंसल सर, यहाँ पर अगर बात की जाए तो इस बैठक को, इस मीटिंग को लेकर, जिस तरीके से मीटिंग हुई थी उसको लेकर हमने पहले भी चर्चा की थी, लेकिन मैं एक बार संजीत सिरोही जी ने जो कहा था उस पर भी आपका रुख जानना चाहूंगी। जिस तरीके से संजीत सिरोही सर ने कहा कि यहाँ पर जो बयान दिए जा रहे हैं उसमें इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ऐसे में चीन जो है वो बौखला सकता है और चीन की ताकत भी काफ़ी है, चीन इतना भी घबराया हुआ नहीं है यूएस से। तो क्या कुछ आप इस पर कहेंगे? क्योंकि जो बैठक हुई, जो क्वाड की बैठक हुई उसको लेकर बात करें या फिर भारत और अमेरिका की बात में जो बैठक हुई उसको लेकर हम बात करें तो एक कड़ा संदेश तो इससे निकल रहा है, लेकिन आप बताइएगा कि आपका क्या कुछ मानना है इस पर। देखिए, मैं कर्नल संजीत से बिल्कुल सहमत हूँ। बैठकों का करना, आपसी सहयोग बढ़ाना अच्छी बात है और स्ट्रेटजी बनाना अच्छी बात है। बयान देने से मामला खराब हो जाता है। इसका सब जो एकदम बिल्कुल स्पष्ट उदाहरण ये है कि जब ट्रंप जी ने एक बयान दिया पनामा के ऊपर में, उसी समय इमीडिएटली एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई शी जिनपिंग और पुतिन के बीच में और उन्होंने इसका एकदम विरोध किया। तो दो जो उनको एकदम और नजदीक ला दिया गया। तो इस तरह के बयान जो हैं वो एक ऐसी स्थिति पैदा करते हैं, जो करना है वो करना, जो डिप्लोमेसी में जो बयान ना दे करके करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, स्ट्रेटजी बनाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और जो अभी चीन को काउंटर करना भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि चीन जो है अपनी दादागिरी दिखाता रहता है। अभी एक और भी चिंता ये है कि जो इंडो पैसिफिक के अंदर में केबल जो हैं, जो जाते हैं, इंटरनेट के केबल हैं और बहुत सारे जो केबल्स हैं उनको भी नष्ट किया जा सकता है, जैसे कि ये रिपोर्ट मिली थी कि चीन ने बाल्टिक सागर में भी इस तरह की बात की। दूसरा जो है सप्लाई चेन का भी बड़ा महत्व है चीन के अंदर में, उसको भी कभी कभी डिसरप्ट कर सकता है, तो उसको सोचना, उसको देखना भी बहुत आवश्यक है। तीसरा जो है साइबर सिक्योरिटी का भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो एक्शन लेना, स्ट्रेटजी बनाना एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो करते रहना चाहिए। हम बिल्कुल ये कहते हैं, जैसे आपने द्विपक्षीय मीटिंग हुई है। ठीक है बंसल सर, आएंगे आपके पास। फिलहाल एक बार रुक करेंगे दिल्ली का, जहां से इस वक्त अरविंद केजरीवाल कुछ महत्वपूर्ण बातें कह रहे हैं, सुन लेते हैं उन्हें। प्रचार कर रही है और चुनाव प्रचार कैसे कर रही है? भारतीय जनता पार्टी के गुंडों को गुंडागर्दी करने में संरक्षण देते हैं या फैसिलिटेट करते हैं, पार्टिसिपेट भी करते हैं। पूरे खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है, पैसे बांटे जा रहे हैं, सामान बांटे जा रहे हैं, साड़ियां बांटी जा रही हैं और पुलिस वहीं खड़ी होती है। पुलिस बाकायदा लोगों को लाइन में खड़ा करा के प्रॉपरली उनको सामान दिलवाती है, प्रॉपरली पैसे दिलवाती है, चेक करती है। वोटर हो तो सामान लो, वोटर नहीं हो, वोट नहीं बना हुआ तो पुलिस बाकायदा चेक कर करके सामान बंटवा रही है। तो पुलिस के संरक्षण में पूरी दिल्ली से दिल्ली पुलिस को विड्रॉ कर लिया गया कानून व्यवस्था से। और इसलिए हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों में किस तरह से
पहले से ही चरमराई हुई थी दिल्ली की कानून व्यवस्था, अब तो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है दिल्ली की कानून व्यवस्था, क्योंकि दिल्ली के लोगों के संरक्षण देने के लिए, उनको सुरक्षा देने के लिए कोई पुलिस अवेलेबल नहीं है। सारी दिल्ली पुलिस केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी को, गुंडागर्दी को संरक्षण देने के लिए लगी हुई है। मेरी 1-2 SHO से बात हुई, उन SHOs ने मुझे जो बताया वो इतना खतरनाक है कि आप सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उन्होंने कहा जी सीधे MHA से आदेश आ रहे हैं, बीच में कोई CP नहीं है, कोई DCP नहीं है, कोई स्पेशल CP नहीं है, कोई एडिशनल CP नहीं है, सीधे MHA से आदेश आता है SHO को, फलानी जगह फलाने नेता की के आम आदमी पार्टी के नेता की मीटिंग डिसरप्ट करनी है, और पुलिस वहां पे बाकायदा अब लेके जाती है बीजेपी के गुंडों को, अपने संरक्षण में वहां पे गुंडागर्दी करवाती है दिल्ली के अंदर। अब चलिए चर्चा जारी रखेंगे और रुक करेंगे एक बार फिर से हमारे खास मेहमानों का। और इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, जेके बंसल जी, संजीत सिरोही जी, आलोक मेहता जी, रघुवीर गोयल जी। जेके बंसल जी, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा, आप समय की पाबंदी है और ऐसे में बहुत जल्द आपको अपनी बात पूरी करनी होगी। देखिए, मैं ये कहना चाह रहा था कि जो बायलैटरल मीटिंग हुई है उसके बीच में भी ये कहा गया है कि हमको आपस में एक दूसरे को हित को देखना है, म्यूचुअल बेनिफिट को देखना है, ग्लोबल स्टेबिलिटी एंड प्रोस्पेरिटी, 2 इंपॉर्टेंट वर्ड बहुत उनको ध्यान से देखा जाए। स्टेबिलिटी का मतलब कोई युद्ध कहीं पे भड़कना नहीं चाहिए, और प्रोस्पेरिटी तभी होगी कि जहाँ पे युद्ध होता है तो ट्रेड खराब हो जाता है, दोनों देश नष्ट हो जाते हैं। तो इस तरह की जो बयानात हमारे जो जयशंकर जी ने दिए हैं, हालांकि जो उनके मंत्री हैं उन्होंने ये, विदेश मंत्री ने ये मुद्दा उठाया है कि जो इलीगल माइग्रेशन है उनके बारे में और जो ट्रेड के बारे में, तो 2 बातें उन्होंने भी अपनी रखी हैं। लेकिन जो भारत है वो एक बहुत ही लार्ज स्केल में अपना भला देखते हुए भी वैश्विक भले की भी बात करता है, जिससे कि पूरे विश्व में शांति हो और एक प्रोग्रेस हो, और किसी भी तरह से एक जो, हालांकि ये जो क्वाड की स्ट्रेटजी है बहुत इंपॉर्टेंट है। जो डॉक्टर कलाम कहा करते थे, स्ट्रेंथ रेस्पेक्ट स्ट्रेंथ, अगर क्वाड स्ट्रॉन्ग होगा तो चाइना कोई ऐसी जो एक्शन लेने से कतराए। ठीक है बंसल सर। रघुवीर गोयल जी, आखिरी रिएक्शन आपका भी जानना चाहेंगे। ओवरऑल ये जो बैठक हुई, ये जो अलग से मीटिंग हुई, इसको लेकर एक आखिरी रिएक्शन आपका बहुत जल्दी में। हाँ पिंकी जी, धन्यवाद। जो हमारे विदेश मंत्री है, भारत के विदेश मंत्री जयशंकर जी हैं, उनकी मीटिंग व्हाइट हाउस के और सेनेट और जो कांग्रेस के लीडर्स हैं उनके साथ भी मीटिंग हो सकती है, क्योंकि 2 दिन और वो वाशिंगटन में रहेंगे, क्योंकि इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी को भी उनको एड्रेस करना है शुक्रवार को। और उसके अलावा जो सेनेटर मार्को रूबियो थे, वो सेनेटर, उस वक्त भी उन्होंने चाइना को बहुत बार वार्निंग दी, क्योंकि वो फॉरेन रिलेशन कमेटी और इंटेलिजेंस कमेटी के चेयरमैन भी थे। तो इसलिए उनका जो चाइना के साथ रुख है वो बहुत ही अलग तरीके का है, जो पहले नहीं था। जो ये अपने बाइडेन सरकार थी उससे अलग होगा जो विदेश मंत्री है यहाँ अमेरिका के। उसके अलावा पाकिस्तान पे अमेरिका कभी भी विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि वो विश्वास जो है, जो ओबामा साहब थे, राष्ट्रपति ओबामा, उनके वक्त से पाकिस्तान के ऊपर अमेरिका का विश्वास खत्म हो गया था, क्योंकि ओसामा बिन लादेन की वजह से। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए और इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए। हालांकि अब देखना होगा कि जब यहाँ पर मेज़बानी करेगा भारत इसकी, और जब भारत मेज़बानी करेगा क्वाड की और बैठक होगी, तो क्या कुछ महत्वपूर्ण संदेश इस बैठक से दिया जाएगा। फिलहाल तो चीन को एक कड़ा संदेश दे दिया गया है। वक्त तो चला है एक छोटी सी ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़।